हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 विषय गणित कक्षा 10वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है। माई सेल्फ मिस्टर GL यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का वैभव में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। है प्रश्न क्रमांक 1 और यहाँ पर लिखना है सही विकल्प चुनिए। अक्सर आपको ये बताया जाता है कि प्रश्न नहीं लिखना चाहिए, इससे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जो हेडिंग वाला क्वेश्चन है वो तो लिखना ही चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिखाई देगा। नंबर 1 का उत्तर, फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस देना है और लिखना है नंबर 2 का उत्तर। इस तरीके से सभी 6 ही नंबरों को हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, त्रिभुज ABC में DB के समांतर है और DC 6 सेंटीमीटर है, EC 8 सेंटीमीटर है, BE 12 सेंटीमीटर है, तो DA का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है ABC। अब AB के समांतर D एक रेखा है, तो AB ये है, इसके समांतर एक रेखा है, ये है DE। यहाँ पर जो भी मान दिए हैं देख लेते हैं। CD का मान कितना है 6, EC का मान कितना है 8, BE का मान कितना है 12, तो AD का मान हमें बताना है, ये वाला मान हमें बताना है। तो देखिए ये थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लिख देंगे CD बट्टे AD बराबर, या DA भी लिख सकते हो, CD बट्टे DA बराबर CE बट्टे BE। तो इनके मान रख देते हैं, ये है 6 बट्टे DA का मान तो हमें पता करना है, CE का मान हमें दिया है 8 और इसका मान है 12। अब हमें क्या करना है, DA का मान ज्ञात करना है। इधर पहुंचा दो DA को, तो ये हो जाएगा DA, और 12 को उधर पहुंचा दो तो 6 के गुणे में चले जाएगा 12 और 8 चले जाएगा बट्टे में। अब हमें इसको काट लेना है, तो 4 दूनी 8 और 4 त्रि 12 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो DA का मान कितना आ गया 9। तो हमें ऑप्शन में देखना है 9 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर D में है 9 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर लिख देना है A का सही ऑप्शन है D 9 सेंटीमीटर। अब सेकेंड वाला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं A और B इस प्रकार है कि इनका गुणनफल है 432 और HCF दिया है 6, तो LCM बताओ क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है LCM गुणित HCF बराबर A गुणित B। A और B दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल ये होता है। तो आपको LCM ज्ञात करना है, तो LCM अगर ज्ञात करना हो तो A और B के गुणे में HCF का भाग दे देते हैं। अब A गुणित B का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 432 और HCF कितना दिया हुआ है 6, तो 6 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 6 से भाग दे दो तो 72 यानी कि 72 आएगा अपना LCM। तो ऑप्शन में देख लो 72 दिया है क्या, यस। तो कौन सा है, ऑप्शन B। दूसरे का सही उत्तर है B 72। ठीक है, तो हम लिख लेंगे उत्तर पुस्तिका में दूसरे का उत्तर है B 72। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको सूत्र याद ही होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C बट्टे A, और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाता है तो वो होता है -B बट्टे A। तो हमसे पूछा गया है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका उत्तर होगा C बट्टे A। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं C बट्टे A कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर A में है, तो तीसरे का सही उत्तर है A।
तो हमें इसे कॉपी में लिख लेना है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है ए, C/A। ठीक है, जैसा ऑप्शन में हमें दिया है सेम वैसा ही लिखना है। क्लियर। अब चौथा वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यदि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है तो रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उसका कौन सा हल है। अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनंतता अनेक हल है, या इसमें से कोई नहीं। तो जब A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हो तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हम इसका लिख लेंगे चौथे का उत्तर ए। और प्रश्न में पत्र में कैसा लिखा हुआ है, एक अद्वितीय हल होगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पांचवे में दिया हुआ है श्रेणी 6, 12, 18 अप टू डॉट का कौन सा पद चौपन है। तो देखिए सॉल्व करना पड़ेगा कौन सा पद चौपन है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना nवां पद चौपन है, तब यहाँ पे nवां पद का सूत्र लग जाएगा। nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन nवां पद तो अपन ने मान लिया 54 है। a का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो a का मान है 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कैसे निकालते हैं, तो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करके निकालते हैं। तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6। तो डी का मान हो गया 6। अब हमें क्या करना है, n का मान निकालना है। nवां पद तो कौन सा नंबर वाला पद, तो n का मान निकल जाएगा। तो इस 6 को पहले उधर पहुंचा दो, तो 6 उधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 54 में से 6 गए तो कितने बचे, 48। बराबर में क्या बचा, n-1 इंटू में क्या है 6, तो इंटू वाले 6 को बराबर के उधर पहुंचा दो तो बट्टे में चले जाएगा। अब 6 के फाड़े में 48 कितनी बार में आता है, 8 बार में। 6 8 48। अब इस -1 को बराबर के उधर पहुंचा दो तो 8 में जुड़ जाएगा जाकर, प्लस का बन जाएगा, तो n का मान आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, 9। तो 9 है क्या ऑप्शन में, तो ये रहा 9वां पद, ऑप्शन नंबर सी। तो पांचवे का आंसर है सी। सी में क्या दिया हुआ है, 9वां, ये देखो 9वां। तो सेम वैसे ही अपने को लिखना है। अब छठा वाला देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र कौन सा है। तो ये तो आपको याद होगा, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया ए। और क्या लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये 6 वाला हो गया। अब ये सारे क्वेश्चन ख़त्म। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंड में जैसे ये अपन ने क्या करा, प्रश्न नंबर पहले के सभी के उत्तर इस तरीके से लिखे हैं। अब हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हम प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लिख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अब प्रश्न नंबर दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में हमें दिया हो रिक्त स्थान भरिए। तो इसे उतारना है हमें, रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला नंबर डालना है, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर डालना है, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा डालना है। इस तरीके से नंबर डालना है। लेकिन यहाँ पर सब के लिए एक उत्तर लिख देना है, एक बार उत्तर, और सभी के उत्तर देते रहना है। ठीक है, सभी में अलग अलग नहीं लिखना है। रिक्त स्थान में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते हैं, उनमें सभी के लिए अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान दिया है, संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अभाज्य। तो पहले का उत्तर हो गया हमारा अभाज्य। अब दूसरा देखते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में विविक्त कर का सूत्र d बराबर क्या होता है। तो सभी को याद होगा विविक्त कर d का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है d = b² - 4ac।
ठीक है, बस इतना लिखना था। अब थर्ड वाला देखेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो, तब श्रेणी का प्रथम पद रिक्त स्थान होगा। मतलब प्रथम पद क्या होगा अगर nवां पद ये दिया हुआ है तो देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा रफ करेंगे, उसके बाद इसका आंसर दे देंगे। देखिए nवां जो पद है, nवां पद वो क्या दिया हुआ है 3 + 2n। तो आप समझ सकते हो पहला पद क्या होगा। तो पहला पद मतलब n का मान 1 रखना है यहाँ पर, तो 3 + 2 और n का मान 1 रखा, तो 3 + 2 एकम 2, 3 + 2 1, ये 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, प्रथम पद, तो प्रथम पद आ जाएगा 5, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें लिख देना है 5, ये आ गया 5। अब चौथे, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं। तो चौथे का आंसर लिख देंगे छेदक रेखा। अब पांचवे का, 2 समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है, तो समान होता है ना। अगर 2 कोण समान है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पर हम समान लिख देंगे। उसके बाद छठे वाले का उत्तर लिखेंगे हम। छठे को देख लो, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, अब मीनार की ऊंचाई कितनी है 3, और मीनार के पाद से 3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखो यहाँ पर याद रखना है, अगर मीनार की ऊंचाई और उसकी उस बिंदु की दूरी अगर बराबर हो, लंब और आधार अगर बराबर दिया हो, तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। ठीक है ना, 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। रिक्त स्थान के बाद सत्य असत्य देखिए। तो सत्य असत्य के लिए क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 उतारना है, इसका उत्तर एक साथ लिखेंगे हम। तो उत्तर लिख लिया। अब पहले का उत्तर देंगे, यहाँ पर रोमन लिपि में दिया है तो रोमन लिपि में ही लिखना है ना, पिछले में भी ऐसे ही करना था। फिर 1 लाइन का स्पेस, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, हर एक के बाद 1 लाइन का स्पेस देना ज़रूरी है, इससे क्लियरिटी रहती है। देखिए किसी बिंदु पर भुज 0 है और कोटि 3 है, तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा। तो ये असत्य है। भुज किसे कहते हैं, x के मान को, और कोटि किसे कहते हैं, y के मान को। तो y का मान तो है, x का मान 0 है, इसका मतलब वो x एक्सेस पर नहीं है, y एक्सेस पर है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, तो ये है अपना असत्य, वहाँ पर लिख देते हैं हम। यहाँ पर पहले का आएगा असत्य। सेकंड देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। ये बात सत्य है। विविक्त कर में क्या होता है, यदि विविक्त कर का मान 0 हो तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं, सत्य है। थर्ड देखते हैं, श्रेणी 2 - 2, 2 - 2, ये एक समांतर श्रेणी है। तो चेक करना है, इनका सार्व अंतर अगर समान है तो हम बोल देंगे कि ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। देखो इसमें क्या करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करना होता है। तो ये -2 है पीछे वाला पद, इसके आगे वाला पद है +2, तो इसको माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आएगा -4। अब इस वाले पद में से इस वाले पद को माइनस करो, तो ये जो +2 है उसमें से माइनस करना है -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ रहा है +4। तो एक बार तो आया -4, दूसरी बार आया +4, मतलब यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्रेणी दी है ये एक समांतर श्रेणी है कहा है, तो ये असत्य हो गया क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो तीसरा हो गया हमारा असत्य। अब देखिए चौथा, क्षैतिज तल
से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देख रहे हैं। जैसे मान लो ये क्षैतिज तल है, अब इस तल से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर ऐसे देख रहे हैं, तो ये हमारी दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है, तो उन्नयन कोण है, ऊपर की ओर बन रहा है ना। और इसने क्या कहा है, अवनमन कोण कहा, तो इसलिए ये हो गया असत्य। तो हम लिख देते हैं अब 2 और बचे, 5वां और 6ठा। देखिए, एक किनारे पर बेलन आकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन है, तो ये सत्य है। पेंसिल जो है एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होता है। जैसे यहाँ पर शंकु होता है और इधर ये पूरा बेलन के आकार का होता है, तो शंकु और बेलन का संयोजन है, सत्य है। ये भी देख लेते हैं, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, तो ये भी सत्य है, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो दोनों ही सत्य है। अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो यहाँ पर एंडिंग लाइन डाल देना है। यहाँ पर हर एक के बाद बहुत सारे बच्चे एंडिंग लाइन डालते हैं, जो कि गलत है। केवल पूरा प्रश्न खत्म होने के बाद ही हमें लाइन खींचना है, इस तरीके से। अब प्रश्न चौथा, क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाने का ये है कि स्तंभ फर्स्ट को आप पहले पूरा उतार लीजिए और किसके सामने क्या आएगा उसके सामने, जस्ट सामने उसका आंसर लिख दीजिए। तो हम सबसे पहले ये इसके सामने वाले सभी जितने भी दिए हुए हैं वो सभी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया सही जोड़ी में। स्तंभ ए की तरफ सभी लिख लिए हैं। अब स्तंभ बी में हम उसके सामने बराबर लगाकर उनके आंसर लिखेंगे। यहाँ पर हर एक के बाद एक एक लाइन का स्पेस है, जो कि देना ही है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये सूत्र है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा एफ वाले नंबर पे, तो इसके सामने आ जाएगा एफ वाला नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा बराबर क्या है, तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सही जोड़ी में जो दिया है उसके अनुसार सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कौन से नंबर का है ये, ए नंबर वाला है, 1/cos थीटा, ये लिख दिया। फिर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, हमें तो याद है सूत्र, लेकिन ये कौन से नंबर में दिया है, ये पेपर में देखना होगा आपको, है ना। तो देखिए, ये एक जो है वो ई नंबर पे दिया हुआ है, तो इसके सामने आएगा ई नंबर 1। फिर है वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, सबको याद है। कहाँ पर दिया हुआ है 2πr, पेपर में देखो, स्तंभ बी में 2πr कौन से नंबर पे है, तो देखिए 2πr है सी नंबर पे, ये रहा। तो हम इसके सामने लिख देंगे सी नंबर 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, तो कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए πr स्क्वायर बी नंबर पे, तो इसके सामने आ जाएगा बी, πr स्क्वायर। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो हमें देखना है पेपर में 0 कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 0 कहाँ पर दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है डी नंबर पे, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी के बाद है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रश्न नंबर 5वां। तो हमें पहले इस प्रश्न को उतारना होगा, तो ये प्रश्न हमें उतारना है। उसके बाद प्रश्न नंबर इसका जो पहला है उसका उत्तर ऐसा लिखना है हमें, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है दूसरा और उसका उत्तर, इस तरीके से हमें सभी लिख लेना है। पहला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और असमान होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हम लिखेंगे हाँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो जो स्पर्श रेखा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जैसे मान लो ये वृत्त है तो ये है स्पर्श रेखा, तो उसके एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन छेदक रेखा जो है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा एक बिंदु पर। चौथे वाले का आंसर देखते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो x1 x2 वालों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 कितना हो गया? 4, उसमें दिया 2 का भाग, कॉमा लगाया। अब 4 और 2 को जोड़कर भी 2 का भाग देना है, तो 4 और 2 कितने होते? 6, उसमें दिया 2 का भाग। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 तिया 6, तो हमारा आ गया 2,3। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? तो लिख देंगे हम 2,3। ये पांचवें वाले का प्रश्न का उत्तर देंगे। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो याद होगा आप सबको, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये प्लस का चिन्ह है। देखिए अब छठा वाला देखते हैं। 2, 4, 8, 7, 5 ये जो संख्याएं दी, इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक हम किसे कहते हैं? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद ही उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है? तो आया है 7, 1, 2, 3 बार सबसे अधिक। 4 को देखें तो केवल 2 बार आया। 6 एक ही बार आया। 5 भी एक बार आया। 2 भी एक बार, एक मतलब सबसे ज़्यादा बार आया है 7, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। तो ये जो प्रश्न 6 है ये 2 अंक का है। तो इन प्रश्नों को लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें प्रश्नों को नहीं उतारते हैं। इसमें कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का हल, और इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देते हैं, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है अपना। प्रश्न है 7, 11, 13 ये गुणे में है प्लस 13, और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। तो क्यों हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, चूँकि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, 7, 11, 13 गुणित प्लस 13 ये दिया हुआ है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं? ये 2 पद है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है। तो 13 यहाँ पर कॉमन है, तो 13 को ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 13 हो गया कॉमन, अंदर क्या बचा? तो 7 गुणा 11 इधर बचा, 13 तो कॉमन हो गया। यहाँ पर प्लस में क्या बचा? 13 कॉमन होने के बाद 1। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो 13 गुणित, इनको 11 सत्ते 77 और 1 78। तो इसलिए 13 गुणित 78 एक भाज्य संख्या है। अतः ये जो था जिस रूप में, उस रूप में लिख लेते हैं। 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 7 गुणित 6 गुणित 5 4 1 तक वाले को, तो इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में हम 5 को कॉमन कर लेते हैं। ये 5 दोनों जगह से कॉमन हो गया। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 बचा।
अब इन सब का गुणा करवा कर एक जोड़ देंगे तो 1009 आएगा और ये गुणे में 5 है। तो 5 में भी 2 गुणनखंड हुए हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। और फाइनल हम लिख देंगे अतः जो प्रश्न में दिया था वैसा 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम एंडिंग लाइन डाल देंगे। अब प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला करने वाले हैं। तो देखिए, आपको एग्ज़ाम में तो कोई भी एक ही करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊँगा। इसके अथवा वाले भी सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखना है प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का हल। ठीक है, ऐसा लिखकर अंडरलाइन कर देंगे। और देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा क्या है। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए बस। तो देखिए, ये लिखा हमने 5005 और इसके करते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से ये जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब ये काय से जाएगा तो 7 से जाएगा। 7 एकम 7, तो ये तो 10 था, इसलिए बचा कितना 3, तो ये बन गया 30। 7 चौक 28, लेकिन ये 30 था तो 28 29 30, बचे कितने 2, तो ये बन गया 21। तो 7 3 21। अब ये 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11, लेकिन ये 14 था इसलिए 3 बच गया। तो 11 तिया 33, तो ये बन गया 13। और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 13 से ही जाएगा। 13 एकम 13, तो हम लिख देंगे अतः 5005 बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ये जो गुणनखंड आए हैं इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5 × 7 × 11 × 13 बस। तो ये हो गया हमारा 6 के अथवा का हल। अब इसके बाद हम एंडिंग लाइन डाल देंगे। उसके बाद है 7वां प्रश्न, संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे करते हैं। हमारे सामने 6, 72 और 120, तो हम लिख देते हैं 6, 72, 120 और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है। इकाई का अंक यहाँ पर सभी दूर सम है, वैसे 2 से जा रहा है। ये 2 से देंगे, 2 तिया 6, ये हुआ 2 तिया 6 हासिल का 1, 2 6 12, फिर ये कोमा, फिर ये 2 6 12 और ये 0 बार, फिर 2 से जा रहा है। 3 नहीं जाएगा, 3 को ऐसे उतार दो। ये हो गया 2 एकम 2, बचा 1, 2 अटी 16, फिर ये 2 तिया 6 और ये 0, फिर 2 से चले जाएगा। 3 को ऐसे उतारा, 2 नाम 18, फिर कोमा, 2 एकम 2, बचा 1, तो ये बन गया 10, तो 2 पंचे 10। अब ये 3 से जाएगा, 2 से कोई भी संख्या नहीं जा रही है, तो 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ये तो 1 हो चुका है। अब ये 3 से जा रहा है, तो 1 को ऐसे उतारा, 3 एकम 3, फिर 5 को उतार दो क्योंकि 5 नहीं आता 3 के फाड़े में। अब 5 से चले जाएगा, 5 एकम 5, बाकी 1 1 को ऐसे उतार दिया, तो ये सभी 1 1 हो चुके। अब ये जो बचे हैं इनका गुणा करवाएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः एलसीएम बराबर, क्या क्या आया था, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 गुणित 3 गुणित 5। अब इनका गुणा करवा लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे 360, तो ये हमारा आंसर आ गया 360। ये एलसीएम आ गया। अगर ये एचसीएफ पूछता तो क्या आता, तो एचसीएफ यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं,
तो यहाँ पर ऐसी संख्या देखनी है जिसने इन तीनों को डिवाइड किया हो, तो वो है यहाँ पर 2, जिसने 6 को भी डिवाइड किया, 72 को भी, 120 को भी। इसके अलावा ये वाला 2 केवल इनको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता है। ये वाला 2 भी इन 2 को करता है, इसको नहीं करता है। ये वाला 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 30, 3 पे भी गोला बना दो। और कोई ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड करता हो, तो ये वाला जो 3 है ये केवल इसको डिवाइड करता है, ये वाला 5 केवल इसको डिवाइड करता है। तो जो तीनों अंकों को डिवाइड कर रहा है वो है हमारे पास, तीनों संख्याओं को जो डिवाइड कर रहा है वो है हमारे पास 2 और 3। तो इन 2 का गुणा करवा देते हैं, तो 2 तिया कितना हो जाता है 6। तो इसका HCF हो जाता 2 गुणा 3, जो कि हमसे पूछा नहीं इसलिए नहीं बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 7वें का अथवा वाला। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात 1 शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखो हम मान लेते हैं कि संख्या जो है 4 की घात n वो शून्य पर समाप्त होती है। अगर ये शून्य पर समाप्त होती है तो अगर शून्य पर समाप्त होती तो इकाई का अंक शून्य होगा, और इकाई का अंक शून्य हो तो वहाँ पर 5 का भाग जाता है। तो फिर हम इसके गुणनखंड करके देखेंगे और देखेंगे क्या उसमें 5 का भाग जाता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन केवल 4 लाइन में इस तरीके से लिखना है आपको। माना 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, इसलिए 4 की घात n संख्या 5 से विभाज्य है। परंतु 4 की घात n बराबर इसके अगर अपन टुकड़े करते हैं तो 2 गुणित 2 यानी कि 2 दूनी 4 होता है, उसकी घात n। तो 2 की घात n गुणित 2 की घात n हुआ। तो यहाँ पर तो इकाई का अंक 2 है, तो इसका मतलब ये तो 5 से डिवाइड है नहीं, तो हम लिख देंगे जो कि 5 के गुणनखंड नहीं है। अतः 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या था अपना द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया हुआ, x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। तो बराबर में लिख देते हैं शून्य। इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और सूत्र विधि से भी हल किया जा सकता है, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। तो देखिए x² को ऐसे ही लिख दो, माइनस यहाँ पर 2 को मत लिखो, उसके लिए जगह छोड़ दो, इंटू में x और माइनस में 8 बराबर में 0। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का पहले गुणा करके चेक करना है कि क्या आता है। तो यहाँ पर होता है 8 एकम 8, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 8। तो हमें यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जो हमने जगह छोड़ी है यहाँ पर, जिनका घटाव करें तो वापस ये 2 आ जाए और गुणा करें तो ये वाला 8 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका घटाव वापस 2 होता है और गुणा 8 होता हो। तो सबसे पहले तो गुणा 8 होने वाली संख्याएं सोच लो। 2 संख्याएं ऐसी कौन सी होगी, तो 4 दूनी 8 है और इनका घटाव क्या है, 2 है। तो चलो पहली ही संख्या हमें मिल गई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 और 2। देखो तो 2 के ऐसे टुकड़े हो गए 4 और 2 में, 4 माइनस 2 यानी कि वापस 2 प्राप्त हो जाएगा, और 4 दूनी 8 गुणा इनका 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है। तो ये हो जाएगा x² - 4 और इंटू में ये x, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और इंटू में x और माइनस का 8 बराबर 0। अब ये 4 पद बन चुके हैं, तो इन 2 पदों की जोड़ी और इन 2 पदों की जोड़ी बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर x बचा और माइनस यहाँ पर क्या बचा 4, x कॉमन करने के बाद प्लस यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है 2, तो ये वाला प्लस चिन्ह उतारा इसलिए अंदर के चिन्ह नहीं बदलने वाले हैं। यहाँ पर 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा x, और यहाँ पर है माइनस, यहाँ से 2 कॉमन करा तो क्या बचा, तो 2 चौक 8 तो 4 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया 4 और बराबर में क्या है 0। यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट सेम आ जाएंगे, x - 4 x - 4, तो x - 4 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा x - 4 कॉमन, और यहाँ पर क्या बचा x और प्लस में क्या है 2, ठीक है, और बराबर में क्या है 0। हमें शून्य ज्ञात करना है, अगर गुणनखंड करना होते तो बस ये यहाँ तक हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे या तो x - 4 बराबर 0 या ये जो x + 2 है इसके बराबर 0, ठीक है, क्योंकि ये इंटू में है। अगर इसके बराबर
जीरो लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि x-4 बराबर के उधर ये इंटू वाला बट्टे में चले गया। ठीक है, चलो बीच में से लाइन खींचते हैं। यहाँ से x का मान आया है -4 को बराबर उधर करने पर क्या आता है +4, और यहाँ पर x बराबर क्या आया -2। इस तरीके से हमारे 2 शून्यक आ चुके हैं, है ना। तो हम लिख देंगे अतः शून्यक अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। ये था प्रश्न नंबर 8वें का हल। अब हम प्रश्न नंबर 8वें के अथवा का हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का हल। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में क्या है। 8 के अथवा में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें 1/4 और -1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, दिया है। शून्यकों का योग, शून्यक किनको बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा को। तो शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी हमें दिया है। तो क्या क्या दिया है देखो, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 और ये है -1। ये दो चीज़ें हमें दी है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखना। अब क्या है, तो बस केवल मान रखने हैं और हल हो जाएगा। तो देखो x² लिखा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 और इंटू में क्या है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -1। तो ये लिख दिया -1 और बराबर में क्या है 0। अब देखिए x² माइनस x एकम x और बट्टे में है 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -1। अब बट्टे में जो भी संख्या आ जाए उसका सभी दुर्गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, तो 4 आया है बट्टे में, तो 4 का सब दुर्गुणा कर दो। तो ये है 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4x² माइनस 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो बट्टे वाले 4 से वो कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और बराबर में 4 का गुणा करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 9 का हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इनके शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, योग। तो हमें द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है x² माइनस 3, x² माइनस 3 ये हमें बहुपद दिया हुआ है। इसके बराबर में 0 मान लो, या इसको अगर और व्यवस्थित लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ये x वर्ग है प्लस यहाँ पर x का गुणांक नहीं है तो 0x है और माइनस ये बिना x वाला है और बराबर में 0। ये अब एक द्विघात समीकरण कंप्लीटली रूप से बना है। तो यहाँ पर a बराबर क्या होता है, तो यहाँ a बराबर होगा x वर्ग का गुणांक 1, b बराबर क्या, तो x का गुणांक जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो वो है 0, और c बराबर क्या है -3। क्या पूछा हुआ है देखिए, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग का फॉर्मूला होता है अतः शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, b का मान क्या है 0 और a का मान क्या है 1, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0। तो शून्यकों का योग यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अगर ये गुणनफल पूछता तो गुणनफल क्या होता c/a। ठीक है, तो -3 इसका उत्तर आता, लेकिन वो पूछा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हर प्रश्न के बाद में एंडिंग लाइन डालना बहुत ज़रूरी है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा का हल हम करने वाले हैं। तो देख लो प्रश्न क्या दिया है, दिए गए चित्र में
ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि ये एक्स अक्ष से, ये वाई अक्ष से है और ये एक रेखा है जो कि इनको काट रही है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताओ। तो देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पर तो ये वाली रेखा केवल वाई अक्ष को काट रही है, क्योंकि वो एक्स अक्ष के कैसे हैं, समांतर है। तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 रहेगी, क्योंकि वो एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे क्या रहेंगे 0। तो ये लिखा है हमने, ये ग्राफ बना दिया, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश है। यहाँ पर ये जो रेखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, ये एक्स अक्ष के समांतर है। तो देखो दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष के कैसे हैं, समांतर है। यह इसलिए यह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी 0, अर्थात कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 का हल करेंगे अब। देखो प्रश्न क्रमांक 10 ध्यान से पढ़ना। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणित के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आफताब की वर्तमान आयु मान लेंगे x, और उसकी पुत्री की आयु मान लेंगे कितनी, y वर्ष। ठीक है, माना, ठीक है, तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशंस दी हुई है। देखिए यहाँ पर पहली शर्त अनुसार क्या है, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, और दूसरी शर्त अनुसार क्या है, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो हम प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे, फर्स्ट शर्तानुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। देखो एक तरफ आफताब की आयु लिखो x, वो भी 7 साल कम कर दो, और बराबर में दूसरी तरफ उसकी पुत्री की आयु लिखो y वर्तमान में, और 7 वर्ष पूर्व उसमें भी 7 माइनस कर दो। तो आफताब ने क्या कहा, देखो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु x और y मानी अपन ने, और 7 वर्ष पूर्व दोनों ही 7-7 साल छोटे हो गए हैं। अब उनकी शर्त पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जो आफताब है वो उसकी पुत्री की आयु का कितना था, 7 गुना था। तो उसकी पुत्री की आयु में 7 का गुणा करना है, जो छोटा है उसमें गुणा करते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर गुणा कर दो तो 7y माइनस 7 7 49। इस x वाले को यहीं पर रखो और 7y को भी उधर पहुंचा दो ताकि चर एक तरफ हो जाए। तो ये माइनस का हो गया 7y, बराबर के इधर 49 है, माइनस के 7 को बराबर के इधर लाओ तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 42, क्योंकि 7 घट जाएगा, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ये थी फर्स्ट शर्त जिसके अनुसार 7 वर्ष पूर्व ये कंडीशन बनी, ये वाला समीकरण बना। अब सेकंड शर्त देखते हैं हम। देखो सेकंड शर्त अनुसार 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात करता है। तो ये जो x है, आफताब की आयु है, 3 वर्ष बाद वो 3 साल बड़ा हो जाएगा, और ये y उसकी पुत्री की आयु है जो कि 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो क्या कहा उसने सेकंड शर्त में, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब उसकी पुत्री की आयु में 3 का गुणा करना है यहाँ पर। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 3 का अंदर गुणा करो, 3y प्लस 3 दिया 9, ये हो जाएगा x माइनस इस 3y को उधर पहुँचा दो, बराबर 9 इधर ही है, इस 3 को इधर लाओ तो घट जाएगा, कितना बचेगा 6। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो हमें केवल ये 2 समीकरण यहाँ पर निकालना था।
अगर पूरा सॉल्व करना होता तो हम इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 अंक का है और इस स्थिति को बीजीय गणितीय रूप में व्यक्त करना था, कर दिया। ठीक, अब इसके अथवा वाला देखेंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो। प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा का हल। तो यहाँ पर ऐसे 2 समीकरण जो इस शर्त को पूरा करें, तो हम लिख देते हैं रेखाएं समांतर होने के लिए शर्त a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 का पालन करना है। ठीक है, इसलिए वे समीकरण क्या हो जाएंगे, देखो कोई सी भी संख्याएं लो आप, जैसे मान लो हमने लिया 2x + 3y, ठीक है, और -5, ये एक समीकरण ले लिया। तो दूसरा समीकरण हमें ऐसा लेना है कि ये संख्याएं बराबर आए। ठीक है, तो हमने ले लिया दूसरा समीकरण, कोई भी एग्जाम्पल 2 ले सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ही सेम ले लो, ज़्यादा डीप में मत जाओ। 2x + 3y माइनस यहाँ पर कुछ अलग ले लो, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर a1 और a2 का मान बराबर है, b1 और b2 का मान बराबर है, तो इनका अनुपात भी बराबर होगा 1-1, और ये c1/c2 का मान अलग हो जाएगा। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। ठीक है, बस इतना ही करना था। इससे आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।